बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था लास्ट क्लास में और मुझे मैसेज भी कर रहे थे और अभी भी मैंने मैसेज पढ़ा चैट बॉक्स में कि बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार फिर से बता। बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बता कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर आपको याद है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अभी पुराना ही है ये, मैं बता दूंगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लिखा था एनसीआर इवैल्यूएट करने के। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, तो जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। या लास्ट वाली वीडियो देखो, उसमें हमने डिराइव भी करा था कि जीरो फैक्टोरियल 1 कैसे आता है। पॉइंट क्लियर हो? अब आपको जो एक्सपेंशन मैंने लिखी थी और उसको फिजिक्स में किस तरह से यूज कर रहा है वो दिखा रहा हूं। एक एक्सपेंशन मैंने ऐसे लिखी थी x + y टू द पावर n, it is nc0 x to the power n y to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y का square dot 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 ncn x to the power 0 y to the power n। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसी से हमारे पास a plus b का क्यूब, a plus b की पावर 4, a plus b की पावर 5 ऐसे करके सारी जो एक्सपेंशन आती है वो ऐसे आती है। जैसे कुछ एक्सपेंशंस आपको ऑलरेडी पता है और वो एक्सपेंशंस है क्या, जैसे a + b x + y का स्क्वायर, ये आपको पता है, तो क्या होता है वो x² + y² + 2xy आप लिख देते हो। तो जैसे x + y की पावर 3 करते हैं तो क्या बनेगी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग 3c0 x to the power 3 y to the power 0 plus 3c1 x to the power 2 y to the power 1 plus 3c2 x to the power 1 y to the power 2 plus 3c3 x to the power 0 y to the power 3। ये इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंशन बनी। और ये है क्या, देखो 3c0, ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर सकते हो। 3c0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा x³ plus 3x² y plus 3xy² plus y³। अब आप याद करो तो a plus b के क्यूब का जो फॉर्मूला आपने बचपन में याद करा है क्लास 9 में, तो यही फॉर्मूला होता है। तो आप n की वैल्यू जो भी डालोगे इस एक्सपेंशन में आपके पास वो वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे ही मान लो x + y टू द पावर 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे 5c0 फिर 5c1 फिर 5c2 ऐसे करके 5c5 तक की एक्सपेंशन लिख दो। अब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि 1 + x टू द पावर n की जो एक्सपेंशन होती है, तो एक्सपेंशन होती क्या है, nc0 plus nc1x plus nc2x² plus nc3x³ dot 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 ncn x to the power n। ये हमारे पास 1 + x to the power n की एक्सपेंशन। ये कुछ अलग एक्सपेंशन नहीं है, यही लिखा है। इस एक्सपेंशन में अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह पे x लिख देता हूँ, देखो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है x, तो आप इसमें रिप्लेस करोगे यही एक्सपेंशन आएगी। अब जब हमारे पास x बहुत छोटा हो जाता है 1 से, लेस देन, मतलब ये क्या दिखा रहा है मुझे कि x 1 से बहुत छोटा हो गया है, मतलब 1 से बहुत छोटा होने का मतलब x मेरे पास 0.0001 ऐसा कोई नंबर दिखाई दे रहा है मान लो फॉर एग्जांपल। तब जो हमारे पास x की हायर पावर होती है, हायर पावर कहां से काउंट करते हैं, यहां से आगे की पावर x² x³ x की पावर n, जो आगे की पावर्स है इन्हें हम क्या कर देते हैं इस केस में निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे नंबर की पावर जब बढ़ाता रहूंगा तो वो नंबर और छोटा होता रहेगा, तो ये पावर जब बढ़ती रहेगी वो नंबर नेग्लिजिबल होता रहेगा। तो फिजिक्स में आप लोग यूज करेंगे कि 1 + x टू द पावर n किसके बराबर होगा nc0 plus nc1 into x। आगे की एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को, तो इसको क्या लिखेंगे आप, nc0 होता है 1 plus nx। तो ये हमारे पास 1 + x टू द पावर n है कब, जब हमारे पास x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, आप ये कहते हैं 0 के आसपास की है 0.1 0.001 0.002 इस तरह की वैल्यू है, तो इस एक्सपेंशन को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देता हूँ 1 + nx लिख देता हूँ। ये एप्लीकेशन फिजिक्स में आपकी बहुत ज्यादा है। पॉइंट क्लियर हो? ये था हमारे पास जो हमने कल बाइनोमियल में पढ़ा। ठीक, एक डाउट बच्चे ने ये पूछा था
कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम लोगों ने कल डिराइव करा था n से 0 की हेल्प से। दूसरा ये पूछा था कि सीरीज एक्सपेंड कैसे होगी ये। तीसरा ये पूछा था कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। बेटा जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये फिजिक्स में काम आएगा। मैथ्स में हम इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा चैप्टर आएगा। 15-20 दिन लगा के हम पूरा चैप्टर हर चीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये क्यों लिखा और कब लिखा, कैसे लिखा। अभी आपको सिर्फ फिजिक्स के लिए इतनी चीज याद रखनी है कि इस एक्सपेंशन को आगे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि x की हायर पावर्स नेग्लिजिबल हो जाती है एज कंपेयर टू दिस, तो उनको हटा के 1 प्लस nx लिख देते हैं। क्लियर हो? चलो अब हटा रहा हूं इसको मैं। एक और डाउट जो बच्चों ने पूछा है व्हाट्सएप पे मेरे से, वो ये है कि हमें मान लो फॉर एग्जांपल साइन 13 डिग्री की वैल्यू निकालनी है या फिर साइन 179 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से जो वैल्यूज निकालनी है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। देखो बेटा, पहली चीज की ये जो वैल्यूज है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी चाहिए नहीं हो, और अगर रिक्वायर्ड हुई किसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन के साथ ऑटोमेटिकली गिवन होगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। फिर भी मान लो क्वेश्चन में भी गिवन नहीं और आपको जरूरत पड़ गई तो आप क्या यूज करोगे? अप्रोक्सीमेशन। आप क्या करोगे? साइन 15 डिग्री तो पता है आपको, तो साइन 15 डिग्री के आसपास वैल्यू इसको दे दोगे। साइन 15 डिग्री से थोड़ी कम। अब थोड़े टाइम बाद आपको ना इनके ग्राफ पता चल जाएंगे, इसकी साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आप उससे बहुत इजीली कमेंट कर पाओगे कि ये वैल्यू अगर पता है तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू इसकी होगी। ऐसे इसके पास का एंगल देखो कौन सा पता है, 180 डिग्री पता है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वैल्यू करके उसको देखो। हालांकि ये वैल्यूज यूज नहीं होती है, और अगर बाय चांस क्वेश्चन में यूज हो भी रही है तो भी आपको वो क्वेश्चन में ही वैल्यू प्रोवाइडेड होती है। आईआईटी एडवांस मेंस नीट सब में ये वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है अगर कोई ऐसा एंगल है जो कि स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, 15 डिग्री है, 45 डिग्री है, 75 डिग्री है, ये सब वैल्यूज हम फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं जो फॉर्मूले हमने लास्ट वाली क्लास में लिखे थे, साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ cos ऑफ a प्लस b साइन ऑफ a माइनस b, इन वाले तरीके से। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये आप लोगों का दूसरा डाउट था जो आपने मुझे। चलो बेटा आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्चे ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या है। बेटा देखो, साइन 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमारे को। आपको साइन 0 डिग्री पता है? 0 ये हमने लिखा था। मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की बात करें तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ 180 माइनस, जो आप बनाना चाहो उस हिसाब से। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता था? साइन डिग्री होता था या नहीं? फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब इसमें थीटा को क्या डाल देना आपको? 0 डिग्री का। तो इधर क्या बना? साइन 180 डिग्री इज बराबर टू साइन 0 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 0। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और क्लियर हुआ? एक और बच्चे ने लिखा है साइन 10 डिग्री कैसे निकालेंगे। बेटा फिर से नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, जरूरत नहीं पड़ेगी 10 डिग्री, अगर पड़ी तो 15 डिग्री से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को टेंशन मत लो, अगर ऐसे कोई ऊटपटांग एंगल दिया होगा तो ऑलरेडी आपके पास क्लियर हुआ। एक बच्चे ने 0 फैक्टोरियल के बारे में लिखा है। 0 फैक्टोरियल मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, एक बार उसको देखना कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आया। नहीं तो अभी के लिए याद रख सकते हो कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1। ठीक, अब हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। अब जो सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन में एंटर कर रहे हैं। वो चीजें पढ़नी है हमें, और इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग की जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए कर देंगे। उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो सेट से जो चैप्टर है हमारे पास एनसीईआरटी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगा कि स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली अगर मैं ये कहूं आपको कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कोई लाइन बनाई मैंने, ये लाइन दोनों साइड जा रही है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। पहले मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलता हूँ फिर आपको समझा।
Angle of inclination is the angle which the line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. अब इसमें दो चीजें आई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, anti-clockwise. Angle which the line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is called angle of inclination. अब दो चीजें आपको समझनी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis क्या कहना चाहता है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis का मतलब है, देखो इस साइड की लाइन बना रखी है मैंने, तो ये वाला एंगल भी बना रही है और ये वाला एंगल भी बना रही है, या नहीं. x-axis के साथ ये वाली जो लाइन है मेरी, लाइन को L नाम दे रहा हूँ, L जो लाइन है मेरी, वो ये एंगल भी बना रही है और ये एंगल भी बना रही है. लेकिन मुझे कौन सा एंगल काउंट करना है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब जिधर साइड को एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहे हैं, जिधर साइड को एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे लाइन यहाँ पे कट करी तो इस साइड को देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहे हैं और पिछली साइड को देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहे हैं. नंबर लाइन तो आपने बनाई है, राइट साइड को देखते हैं तो हमेशा नंबर्स क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो लाइन जो एंगल बनाएगी विद पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो ये कट तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कर रही है, लेकिन जिस तरफ को एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव की तरफ देखना है, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, पॉजिटिव की तरफ देखना है. तो ये हमारे पास हुआ ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और किस सेंस में मेजर करेंगे हम हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो सेंस में मेजर करते हैं. पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है. तो अब ये हमें पता चल गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या, लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो स्लोप, स्लोप को जनरली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ लाइन. तो स्लोप हमारे पास किसके बराबर आएगी, इस tan. स्लोप को कैसे डिफाइन करा हमने, इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. tan थीटा मतलब टेंजेंट, tan के बोलते हैं टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो. tan थीटा को हमने कैसे डिफाइन करा, इट इज स्लोप ऑफ द लाइन. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर पता है हमें तो स्लोप ऑफ लाइन क्या मिलेगी हमें, tan थीटा. एक एग्जांपल दूसरा बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है मेरे पास. तो इस टाइम जो एंगल मुझे मेजर करना है वो एंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा. देखो इसको थीटा लेके चलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ कट करी, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या थी, इधर को थी. तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसमें इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan. तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा. क्लियर हुआ. तो थीटा एक्यूट भी हो सकता है, थीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है. 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 180 से तो छोटा ही ऑब्वियसली. तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है, नेगेटिव. तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा किस एंगल. सही है. रिपीट कर रहा हूं, स्लोप है क्या, tan थीटा. इसमें थीटा क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या, लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इस तरफ को कोऑर्डिनेट्स एक्स के बढ़ रहे हैं, उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रही है उसे हम कह रहे हैं थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. उसका tan थीटा ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्लोप है. इतना क्लियर हो, इसमें कोई डाउट नहीं. अब इसके बाद ये स्लोप मैंने एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद यूज करूंगा किसमें, आपके डिफरेंशियल कैलकुलस. इसको हटा रहा हूं मैं. अब देखिए, अब आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज. कोई एक कर्व है, कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू f. कर्व की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल. मान लो कोई एक कर्व है मेरे पास, ये ऐसा कर्व, ये y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू sin x हो सकता है, y इक्वल टू x स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू x क्यूब हो सकता है, कोई भी फंक्शन ऑफ x. उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. तो आप क्या कह रहे हो कि ये कोई पॉइंट था, ये कोई पॉइंट था, मान लेता हूं ये पॉइंट x1 था, ये पॉइंट x2 था. सही है.
एक्स में जितना चेंज होने की वजह से वाई जितना चेंज हुआ है इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दो तरह के रेट होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एक एवरेज। अभी मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी वाई बाय डी एक्स, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी इसको देखते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या कह रहा है? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स थोड़ा सा चेंज करा तो वाई कितना चेंज हो रहा है ये बता। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, y इक्वल टू x स्क्वायर फंक्शन, y इक्वल टू x, x की वैल्यू आपने 1 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई? 1। x की वैल्यू आपने 2 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू, तो x के 1 यूनिट चेंज होने पे y कितने यूनिट हो गया? 3 यूनिट चेंज। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y क्या बता रहा है मुझे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y। तो डेल्टा x क्या बता रहा है मुझे? x2 माइनस x। फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा y चेंज इन y, तो फाइनल y माइनस इनिशियल y। चेंज इन x, फाइनल x माइनस इनिशियल x। ये हुआ एवरेज चेंज। अब देखो, अगर ये पॉइंट x1 था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी मान लेता हूँ y1 थी, और ये पॉइंट x2 था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी वो मान लेता हूँ y2। तो बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट बने x2, y। सही बात है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक कॉर्ड बन रही है, ये ए, ये बी, कॉर्ड ए बी बन रही है। बन रही है? क्या आप मुझे कॉर्ड ए बी की स्लोप बता सकते हो? मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी थे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स। स्लोप चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करूं, इस लाइन को यहां ले जाऊं और tan थीटा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का थीटा, इसका tan थीटा निकाल लूं तो काम बन जाए। अब देखो जरा, ये इधर एक्सटेंड कर लिया, ये इधर एक्सटेंड कर लिया। अब इस एंगल और इस एंगल को दोनों को थीटा मान लो थोड़ी देर के। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा है बचपन में कि अगर ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। सही बात है। क्या ये जो ब्लैक वाली लाइन बनाई है इसको मैं y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ? देखो y2 मतलब ये y कोऑर्डिनेट पूरा, y1 मतलब ये y कोऑर्डिनेट पूरा। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, ये लेंथ कौन सी है मेरे पास? y1। अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूं तो पूरी लेंथ कौन सी है मेरे पास? y2। इसका y कोऑर्डिनेट पूरी लेंथ, इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा ये मिला। ऐसे ये पूरी लेंथ अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे पास? x2, और ये वाली पूरी लेंथ में बात करूं तो क्या है मेरे पास? x1। तो ये मिला मुझे x2 माइनस x। और ये पूरी लेंथ x2, ये पूरी लेंथ x1, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1 y1, आया नहीं? पहले लिखा था। तो अब ये जो थीटा आया मेरे पास, ये थीटा को ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो स्लोप मेरे पास आई tan थीटा, जो कि मेरे पास आई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब ये जो मैं बात कर रहा था रेट ऑफ चेंज की, ये रेट ऑफ चेंज मुझे क्या दे रहा है? क्या लिख देता हूँ? रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x हमें क्या देता है? ये हमें देता है स्लोप ऑफ chord joining initial and final point। डेल्टा y बाय डेल्टा x रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज एवरेज, एवरेज क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार एवरेज रेट ऑफ चेंज? क्योंकि मैंने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट थोड़ी दूर दूर माने हैं। अगला जो केस आएगा ना, इसमें बिल्कुल साथ साथ वाले पॉइंट मानूंगा, एक से अगला जस्ट, और ये थोड़ी दूर जाके मिला है x डेल्टा x के बाद, ये x1 था, ये x2 था, थोड़ी आगे मिला। डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट से थोड़ा आगे है। तो ये मुझे क्या देता है? मुझे देता है स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो कॉर्ड जॉइन कर रही है वो मुझे मिलती है इस डेल्टा y बाय डेल्टा x से, अगर पॉइंट्स दूर दूर है तो। अगर पॉइंट दूर दूर है उसे क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज।
थोड़ी देर में केस लूंगा जिसमें पॉइंट बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। अभी एवरेज की बात करें, अगर इस कंसेप्ट में आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, मैं उसको क्लियर करूँ फटाफट से। देखो कुछ बच्चों ने लिखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्सप्लेन कर दो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था, जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये थीटा एंगल बनाती है। ठीक है बेटा, आपके पास ये वीडियो में मिलेगी ना आपको, तो आप ये वाले डाउट वीडियो में भी क्लियर कर सकते हो। आप कोशिश करो कि यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से सुनो ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए, वरना मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन आप भूल गए क्या, तो जब आप वीडियो देखोगे आप अपने नोट्स बनाओगे उसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो दूसरा, अब मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, उस बच्चों ने कहा कि फिर से रिपीट कर दो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट लिया था x1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y1, तो ये पॉइंट बना x1 वाला, ये x2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y2, तो ये पॉइंट बना x2 y2। मैंने क्या बोला, डेल्टा y पे डेल्टा x, डेल्टा y क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। y कितना चेंज हुआ और कैसे देखूंगा ये मैं, फाइनल y माइनस इनिशियल y। मैंने कहा आपकी जेब में 10 रुपए थे और थोड़ी देर बाद 5 रुपए रह गए, तो चेंज कितना हुआ, 10 माइनस 5, यही हुआ ना। हमने क्या करा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली आपके उसमें केस में कितना चेंज हुआ, -5 का चेंज हुआ, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम हो गई, फाइनल जो है वो वैल्यू कम। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो भी फाइनल वैल्यू होगी माइनस इनिशियल वैल्यू की हमें चेंज दे देगी, कितना चेंज हो, ऐसे ये जो फाइनल वैल्यू होगी माइनस इनिशियल वैल्यू हमें क्या दे देगी, चेंज। तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये मुझे मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कितना क्लियर हो। अब यहाँ से हम स्लोप ऑफ लाइन, अभी हमने सीखा था tan थीटा, tan थीटा हमने जब देखा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो tan थीटा भी क्या आ गया, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो उससे हमने ये कंक्लूड कर दिया कि डेल्टा y बाय डेल्टा x मुझे क्या देता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कॉर्ड जॉइन करेगी, उसकी स्लोप मुझे किससे मिलेगी, एवरेज रेट ऑफ चेंज से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। इतना। अब थोड़ा सा और मूव कर जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं यही सेम फोटो, यही सेम चीज है, यही सेम फोटो है, सब चीज है, लेकिन अब x1 और x2 जो पॉइंट है वो बिल्कुल साथ साथ है। मैंने आपको कहा ये ऐसे जा रहा था, वही कर्व मान लेते थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू fx, वही सेम कर्व है। अब मैं कह रहा हूं x1 यहाँ है और x2 बिल्कुल उसके साथ में, बिल्कुल ही, मतलब यहाँ देखने में मैंने थोड़ी दूर दूर बनाया है, लेकिन कायदे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि x1 और x2 बिल्कुल ही साथ साथ। आप ये मान लो कि अगर x1 मेरे पास 1 है तो x2 कितना होगा, 1.000001, इतना पास है। तो मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx। देखो डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा चेंज, स्मॉल d का मतलब होता है बहुत माइन्यूट सा चेंज, और कह लो डेल्टा का कंपैरिजन का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा चेंज, पॉइंट दूर दूर थे, y में थोड़ा ज्यादा हुआ, x में भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। d जो ये नोटेशन है ना dy by dx, इसका मतलब होता है बहुत माइन्यूट सा चेंज। तो बहुत माइन्यूट, अगर x में बहुत माइन्यूट चेंज करो तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर x1 1 है तो x2 कितना है, 1.0000001, ऐसा कुछ। तो वो दोनों बहुत पास पास के पॉइंट दे रहे हो। अब जब ये दोनों बहुत पास पास के पॉइंट है तो आप एक चीज सोचो, किसी भी बहुत बड़े कर्व को, मैंने कहा एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना के मैंने ऐसा, तो उसके दो बहुत पास के पॉइंट ले लीजिए तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है, देता है या नहीं। इसका आप एग्जांपल सोचो, एक लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं, मैंने कहा एक बहुत बड़ा सा स्फीयर को मानो अर्थ ले लिया, और बड़ा सा स्फीयर मतलब अर्थ ले लिया मैंने, लेकिन आप जब अर्थ को देखते हो वो फ्लैट दिखाई देती है नहीं, बिल्कुल सीधी दिखाई, आप घर पे अपने रहते हो बिल्कुल सीधा फर्श है ना, तो किस वजह से है, क्योंकि आप बहुत बड़े कर्व का एक बहुत छोटा सा सेगमेंट देख रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ इस बहुत बड़े कर्व का एक बहुत छोटा सा सेगमेंट में देख रहा हूँ, क्योंकि x1 और x2 बहुत पास आ गए, तो वो जो बहुत छोटा सा सेगमेंट में देख रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाओ अपने दिमाग में, उसका बहुत छोटा सा सेगमेंट देखो, बहुत बड़ा सा सर्कल बनाया, अगर इसी में देखूंगा यहाँ पे बहुत छोटा सा सेगमेंट देखो तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देने लगता है। तो जब भी किसी कर्व के, इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया कि अर्थ इमेजिन कर रहे हो, जैसे अर्थ, वैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्कुलर सरफेस होना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो क्या देता है, प्लेन। क्यों,
क्योंकि हम बहुत छोटा सा सेगमेंट देख पा रहे हैं। छोटा सा सेगमेंट हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेट में, प्लेन में कन्वर्ट हो गया, 3D में जाते हैं तो प्लेन बन गया। तो मैंने कहा ये जो पॉइंट पास पास थे x1 x2, इसमें अब जब ये दोनों पॉइंट पास पास हो गए ए और बी, पहले क्या लिए हुए थे हमने, दूर दूर लिए हुए, तो इफ ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, इफ ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी का मतलब क्या है, या बी टेंड्स टू ए का मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स लगभग लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं। ये साइन इंप्लाइज का नहीं, टेंड्स टू की बात कर रहा हूं, टेंड्स टू का मतलब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो टेंड्स टू में कंफ्यूज हो इससे पहले ऐसे लिख देता हूं, इफ ए एंड बी नियरली कोइंसाइड, बहुत पास पास आ गए, ए टेंड्स टू बी का मतलब ये होता है कि ए बिल्कुल बी के पास आ गया। जैसे अगर मैं लिखता हूं x टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या है, x 1 के बहुत पास आ गया। वो 1 भी हो सकता है, 1.00001, या फिर -9.99998, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 1 के आसपास आ गया। 1 हुआ है या नहीं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, 1 के आसपास आ गया, 1 हो भी सकता है, 1 नहीं। तो यहाँ पे a टेंड टू बी, इसका मतलब a और b पॉइंट बिल्कुल पास पास आ गए। अब इस फोटो में देखो बहुत पास पास आ जाएंगे, तो ये जो ए बी थी वो कॉर्ड नहीं रहेगी, वो अब क्या बन जाएगा मेरे पास, टेंजेंट बन जाएगा। ये फोटो है मेरे पास, टेंजेंट को आप लोग समझते हैं। अगर ए और बी देखो, मैंने दोनों कोइंसाइडिंग कर दिया, ए बी और बी भी दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, तो दोनों सेम ही जगह पहुंच गए लगभग लगभग, और सेम ही जगह पहुंच गए, तो वो कॉर्ड छोटी होते होते क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो कॉर्ड थी, फिर पॉइंट थोड़ा इधर आ गया तो भी कॉर्ड थी, तो पॉइंट बिल्कुल दोनों जुड़ गए। अब मैंने कहा दोनों जो ए और बी पॉइंट है वो बिल्कुल जुड़े हुए पॉइंट है, ऐसे ऐसे बिल्कुल साथ साथ। अब बिल्कुल साथ साथ है तो वो क्या बनेगी, जो लाइन ज्वाइन करूंगा वो ऐसा दिखाई देगा कि कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं, क्योंकि ए और बी तो एक ही पॉइंट पर है, नियरली कोइंसाइड कर गए, तो नियरली वो दोनों कोइंसाइड कर गए, मतलब दोनों सेम हो गए लगभग, और लगभग दोनों सेम हो गए, तो वो जो लाइन होगी वो कॉर्ड दो पॉइंट पे कट करके थी, टेंजेंट एक पॉइंट पे, तो कॉर्ड ना होके वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यही डिफरेंस है इन दोनों। एवरेज रेट ऑफ चेंज मुझे क्या देता था, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग ए एंड बी, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy by dx मुझे क्या देता है, वो देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी मैं डेरिवेटिव dy by dx लिखूंगा, क्योंकि अब दो पॉइंट नहीं बचे, अब कायदे से ए और बी अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो एक ही बन गए हैं, एक ही बन गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, dy by dx हो जाएगा, तो मिलेगा क्या मुझे, कॉर्ड की जगह टेंजेंट मिलने लगेगा। क्लियर हुआ? तो वो मुझे क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी कैसे, देखो ये पॉइंट लेंगे मैंने, ये एक पॉइंट ऐसे टच करके जा रहा है, एक पॉइंट मान लेता हूं इधर था, एक पॉइंट थोड़ी दूर दूर बनाए हैं लेकिन है बिल्कुल साथ साथ। फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल ए और बी जो पॉइंट है दोनों साथ साथ है, ए और बी, ठीक। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, मान लेता हूं ये पॉइंट था x, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस dx, क्योंकि मैंने क्या लिया, dx डिस्टेंस आगे चले गए, dx रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना है, dx, तो जिसमें, या फिर dx छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, x प्लस h ले गया, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 का मतलब है 0 के बिल्कुल पास का नंबर, जैसे h मेरे पास हो गया मान लो 0.00000 ऐसा, तो x में मैंने ये वाला नंबर, हालांकि इससे भी छोटा नंबर पॉजिटिव ऐड करा, तो वो x प्लस h अगला पॉइंट बन गया या नहीं, बिल्कुल बन गया। तो अगर मैं a के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, a के कोऑर्डिनेट बनेंगे x, y, x, f of x, क्योंकि y क्या था, f of x था। ये वाली रिप्रेजेंटेशन से आप अभी सीख जाओगे, अभी आपके लिए नहीं है, x, y कह लो या फिर x, f of x कह लो, वो एक ही बात। और अगर मैं b की बात करूं, b क्या हो गया है मेरे पास, b हो गया x प्लस h, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x प्लस h, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f of x प्लस h।
क्योंकि x इनपुट करने पे y मिलता है, x प्लस h पे y प्लस h मिलेगा, जो कि b का कोऑर्डिनेट होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग। फिर से जब मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप किसके बराबर होती थी, स्लोप वो लिखा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये a है ये b है। फिर से निकाल लेता हूँ, क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या कर रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 का मतलब है h 0 के पास की क्वांटिटी है, जो क्या इंश्योर कर रहा है, a और b साथ साथ में, x और x प्लस h दोनों पास की क्वांटिटी हो, ये कौन इंश्योर कर रहा है, h जितनी छोटी वैल्यू लेगा, देखो मैंने बहुत छोटी वैल्यू ली, h इससे भी छोटी वैल्यू लेगा तो क्या पहुंच जाएगा, बिल्कुल पास पास पहुंच जाएगा। h पॉजिटिव होने के साथ साथ पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करा x के बाद x प्लस h, तो x को पॉजिटिव, h को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन हम कह क्या रहे हैं कि h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, और अगर h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, x से जस्ट अगला पॉइंट क्योंकि उसके कोइंसाइडिंग टाइप की होगा, तो क्या मिलेगा, x प्लस h की लिखा जिसको हम b बोल रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, तो ये मैंने स्लोप निकाली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि मेरे पास इसके बराबर होनी चाहिए, dy by dx के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्लोप निकाली, इस स्लोप इसके बराबर थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के, ये अभी हमने कैलकुलेट करा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी मुझे। तो बेसिकली dy by dx मेरे पास आता क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, dy by dx को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो f डैश x, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी उसकी रिप्रेजेंटेशन। वो आता क्या है हमारे पास, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, देखो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन, dy by dx को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x, और ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव बेसिकली क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है एट दैट पॉइंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाली कैसे है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ये तो स्लोप अभी देखी थी, तो a और b के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाया, सिंपलीफाई करा हो गया। ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज में पॉइंट थोड़ी दूर दूर थे, इंस्टेंटेनियस में पॉइंट बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल पास आ गए, उसमें वो कॉर्ड बन रही थी, इसमें टेंजेंट बन, एक बार दोनों देख लो आराम से, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, एक ने ये पूछा है कि x पॉजिटिव क्यों नहीं है, h पॉजिटिव, देखो बेटा x के आगे x प्लस h है, x में कुछ ऐड करा है, और ऐड अगर नेगेटिव क्वांटिटी करते तो पीछे आ जाता ना, इसलिए हम h को जहां भी लिखेंगे, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, जो ये x रेट ऑफ चेंज लेके चल रहे हैं, h को लेके चल रहे हैं, वो क्या है, पॉजिटिव, x से नंबर लाइन पे x प्लस h क्या है, राइट साइड, h ऐड करा तो उधर चला, इतना पॉइंट क्लियर हो, ताकि आप वीडियो देखेंगे दोबारा, ये डेफिनेशन है हमारे पास इसकी, जो हमने डिराइव करी है स्लोप से, स्लोप कैसे आई, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x, पॉइंट क्लियर हो, वो पॉइंट दूर दूर है इसलिए उसे एवरेज बोल रहे हैं, एवरेज मतलब क्या होगा, फाइनल इनिशियल, ये पॉइंट पास पास है इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस रेट बोल रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। हाँ, बच्चा डाउट पूछ रहा है बेटा f क्या है, बेटा f क्या है, f रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, है ना, y एज फंक्शन ऑफ x, f क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे y इक्वल टू sin x लिखते हैं ना, तो ये x क्या है, फंक्शन ऑफ x है, x बदलता रहेगा, y बदलता रहेगा, तो ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, y इक्वल्स टू fx का मतलब f क्या है, फंक्शन। अगर मैंने कहा आपके पास fx जो है वो sin x है मान, और मैंने आपसे पूछा f ऑफ पाई बाय 2 बताओ, तो ये क्या है, फंक्शन का इनपुट है, तो आप sin x में क्या इनपुट दे दोगे, sin ऑफ पाई बाय 2 बताने लग जाओगे, जो कि क्या है 1, ये क्या है आपका आउटपुट, तो ये रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल टू fx, जैसे अभी तक आप इसको y इक्वल टू sin x लिख दिए, ग्राफ बनाते हो x वर्सेस y बनाते हो ना, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x प्लस 1, ऐसे लिखते हो y इक्वल टू x प्लस 1, ये ऐसे टेबल बना के बनाते हो ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये 0, ये 0, ऐसे करके एक लाइन बनाते हो ना, तो ये जो y इक्वल टू x प्लस 1 लिखा हुआ है, अब फंक्शन की लैंग्वेज में हम इसे क्या लिखते हैं, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 लिख देते हैं, कितना ही फर्क है, क्योंकि हम क्या लेके चलते हैं, y हमारे पास fx, अब y को fx लिख देते हैं,
जो आप पहले y इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखते थे, एफ एक्स है क्या फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स क्या है फंक्शन होता है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है एक फंक्शन। अब y की तरह ही ट्रीट कर सकते हो फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है दूसरी। अब ये हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव क्या है और डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस दे रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पे फॉर्मूलेस लिख रहा हूँ मैं एक एक करके। पहला x टू द पावर n का डेरिवेटिव है हमारे पास n x टू द पावर n माइनस वन। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे उनका डेरिवेटिव लिखूंगा, आपको याद रखना। दूसरा ऐसे लिख देते हैं, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n x टू द पावर n माइनस वन। दूसरा हमारे पास sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तीसरा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। फोर्थ tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। फिफ्थ cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant x माइनस cosecant स्क्वायर x। अगला है हमारे पास secant x का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू tan x। सेवेंथ इज cosecant x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant x इंटू cot x। एट्थ e टू द पावर x, e हमारे पास क्या होता है, e इज कॉमन बेस, e की वैल्यू हमारे पास होती है 2.7। अब फिजिक्स में पढ़ेंगे ये बहुत जगह पे आपकी वैल्यूज होगी। लॉग का जो बेस होता है वो, लॉग भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं अभी आगे थोड़ा, वो प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी आपकी। अभी तो e की पावर x लिया, e का मतलब क्या है, e एक नंबर है जिसको हम क्या लेते हैं, लॉग का नेचुरल बेस लेते हैं। e अभी आपके लिए क्या नंबर है, 2.7। तो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है e की पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इनटू log a, log बेस e a, बेस e लिया है, ये वही e जिसको हम लेके चलते हैं बेस में। 10 log बेस ex का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये आपको ये 10 फॉर्मूले लगभग मैंने लिखे हैं, ये सब आपको याद करने हैं। ये 10 फॉर्मूलेस आप, हालांकि जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका प्लस 2 में एक चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन, वो इन सबको डिराइव करेंगे एक एक करके और भी फॉर्मूलेस लिखेंगे, लेकिन मेडिकल वालों के लिए यही रिकमेंडेड है कि आप इनको एज इट इज याद कर लो। और अभी याद करने पड़ेंगे, बाकी भी टाइम जब यूज करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। सही है। अब मैं आपको कोई एक फॉर्मूला ये वाला मान लो डिराइव करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो अभी हमने देखा था कि dy by dx किसके बराबर आया था, f of x plus h माइनस f of x अपॉन h लिमिट s टेंडिंग टू 0। f of x plus h माइनस f of x लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये आया था अभी मेरे पास। तो अब जिस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूं वो फंक्शन क्या है मेरे पास फंक्शन है fx x टू द पावर n। तो dy by dx मैं किसके बराबर रखूंगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये तो है ही f of x plus h, इसका मतलब x plus h टू द पावर n, क्योंकि अब f of x ये था, तो अब इनपुट में आपके क्या लिखा हुआ है x plus h, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा x plus h की पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन h। इतना क्लियर हो, f of x plus h, अगर fx ये है तो f of x plus h क्या हो जाएगा मेरे पास, x plus h टू द पावर n हो जाएगा, सिंपल। अब हाँ, एक और चीज आ गई आपके काम की, आपने मेरे से डाउट में पूछा था ना बायनोमियल कब यूज होती है फिजिक्स में एंड सो ऑन, अब देखो यूज हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x कॉमन लिया, x की पावर n बाहर आएगा, 1 plus h by x to the power n minus x to the power n upon h। ये समझ आया आपको? अगर ये नहीं समझ आया मैं इसको अलग से भी कर देता हूँ। देखो मैंने लिया x plus h की पावर n लिखा हुआ, x plus h ऐसे पावर n ऐसे करके, एक ही बात है। इस ब्रैकेट में से आप क्या कॉमन लो, x कॉमन लोगे अगर तो 1 plus h by x ऐसा बनेगा, पावर n ऊपर है, x कॉमन लिया तो
नहीं तो क्या करो, x से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तो आपको आता ही है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो एक x बाहर है, इसे जब सेपरेट करोगे ये 1 बनेगा और ये x बाय h ऐसा ही बनेगा। फिर पावर नीचे ले आओ, x की पावर n 1 प्लस h बाय x टू द पावर n, ये बना, सेम है वो, मैंने ये लिख लिया। अब आपका वो यूज आया जो बायनॉमियल एक्सपेंशन था, याद करो 1 प्लस x टू द पावर n को क्या लिखते थे आप, 1 प्लस x टू द पावर n को 1 प्लस nx लिखते थे या नहीं, ये हमने पढ़ा था। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को 1 प्लस nx लिख देंगे जब ये x बहुत छोटा होगा। और अब देखो ये वाला जो x है ये बहुत छोटा है या नहीं, क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 को टेंड कर रहा है मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस nx, तो ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0, x टू दी पावर n बाहर था ही, 1 अंदर क्या लिखा 1 प्लस nx, n into h by x माइनस x टू दी पावर n अपॉन h। 1 प्लस x टू दी पावर n को क्या लिख लिया 1 प्लस nx। अब इस x की पावर n को मल्टीप्लाई कर लिया, x की पावर n को मल्टीप्लाई करा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो ऐसे चल ही रहा है, ये सिर्फ लिखना है आपको लिमिट, इसका मतलब आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब नॉन मेडिकल वालों का एक चैप्टर आएगा लिमिट्स, उसमें इसका मतलब है क्या कि h 0 को टेंड कर रहा है, 0 के बहुत पास आ गया, वैल्यू हो गया 0.0000001, ऐसी कोई वैल्यू है। तो ये क्या बना मेरे पास, x की पावर n प्लस n इंटू h इंटू x की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक x कैंसिल होगा, माइनस x की पावर n अपॉन h, ये और ये हो गया कैंसिल। तो बना क्या मेरे पास बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 n h x की पावर n माइनस 1 बाय h, तो ये h और h भी कैंसिल हो गया। अब क्या आंसर बना n x n माइनस 1, ये देखो यही लिखा है मैंने n x n माइनस 1, ये इसकी डेरिवेशन है। ऐसे ही आप किसी का भी डिराइव कर सकते हो, हालांकि अभी मेडिकल नॉन मेडिकल किसी को भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप अभी याद करो डिराइव, जब नॉन मेडिकल वालों में हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर आएगा डेरिवेटिव वाला, उसमें सब डिराइव करोगे। अभी के लिए आप आज आने में कोशिश करो, अगली क्लास से पहले ये सब याद हो जाए। अगली क्लास में मैं आपको इन सब की एप्लीकेशन दिखाऊंगा और रूल्स बताऊंगा कि डिफरेंशिएट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा आगे। पॉइंट क्लियर हुआ, ये इसकी डेरिवेशन थी। चलो बेटा कुछ बच्चों ने लिखा है सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट कर दो, तो सेकंड लास्ट में इसको समझ कर रिपीट करो, क्या मैं इससे रिपीट करूं, ये था मेरे पास, ये तो मैंने उधर डिराइव भी करा 1 प्लस x टू दी पावर n, तो हमने क्या लिखा 1 प्लस n, ये अपनी बायनॉमियल की वो एप्लीकेशन है जो जिस बायनॉमियल की मैं बात कर रहा था, उसमें आज भी बताया मैंने क्लास के स्टार्टिंग, तो वो आ गया x के बारे में मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल हो गया, h और h कैंसिल हो गया। ये देखो जब आप ये x की पावर n मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर n बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक x कैंसिल होगा ना, इसलिए उसकी पावर क्या बन जाएगी n माइनस 1 बन जाएगी, सही है। और जब ये कैंसिल हो गया, h भी कैंसिल हो गया, ये बना आंसर आ गया आपका। अभी के लिए सिर्फ आपको शौकिया तौर पे मैंने करके दिखा दिया कि डेरिवेशन कैसे आएगी और बायनॉमियल का क्या यूज है, कल बच्चे पूछ रहे थे बायनॉमियल का क्या यूज है। अब आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं, फॉर्मूलेज मैं फिर से बता देता हूं, x की पावर n का है n x टू दी पावर n माइनस 1, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं क्योंकि एक बच्चे ने कहा है कि फॉर्मूले दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं इधर लिख देता हूं फिर से। देखो x की पावर n is n x to the power n minus 1, sin x का डेरिवेटिव is cos x, cos x का डेरिवेटिव is minus sin x, tan x का डेरिवेटिव is secant square x, cot x का minus cosecant square x, secant x का secant x into tan x, cosecant x का minus cosecant x into cot x, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, a की पावर x का a की पावर x into log a, log x का 1/x। ये सारे डेरिवेटिव आपको याद करने हैं। याद करने का थोड़ा सा आसान कर देता हूं, देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो, इनके नेगेटिव साइन आ रहे हैं ना, ये तीनों c से स्टार्ट हो रहे हैं, c से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस माइनस साइन को कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कैसे याद रख सकते हो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट हो रहा होगा तो अपने साथ माइनस साइन ला रहा होगा डेरिवेटिव। एक बार ये याद कर लो, उसके बाद मैं आपको और कंसेप्ट बताऊंगा जो इससे फर्दर है, मतलब रूल्स बताऊंगा जिससे आपको डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये डेरिवेटिव पहले याद होने चाहिए,
सही है। एक इनमें से इसका एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि ये अलग है, a टू दी पावर x। मान लो आपको किसी ने कहा कि 2 की पावर x का डेरिवेटिव चाहिए, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x इंटू लॉग 2। a की जगह क्या लिख दोगे, पॉइंट क्लियर हुआ। ये देखो आप आराम से वीडियो देखना, वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, स्टॉप कर लिया करो जहां समझ नहीं आ रहा, थोड़ी पीछे से दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, तब आपको चीजें क्लियर हो। और ज्यादा क्लियर नॉन मेडिकल वालों के लिए तो फिर बता रहा हूँ, हर चैप्टर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और मेडिकल वालों को इससे जितना बता रहा हूँ इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात दोनों के लिए नहीं। और क्लियर हो, जितना अभी समझ में आ रहा है उतना वेल एंड गुड। बाकी वीडियो देखो, और फिर भी अगर वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आता तो टीचर को कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू।